हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर। आज हम लेकर आए हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट, वो भी केवल और केवल मैथ का। ठीक है। और दूसरी बात कि कुछ लोग तो बड़े नाराज भी चल रहे थे कि केवल एनटीपीसी या केवल रेलवे और केवल एसएससी का वालों को पढ़ा रहे हैं, सीटेट के लिए कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि सीटेट वालों को नहीं पढ़ाया जाएगा या फिर टेट वालों को नहीं पढ़ाया जाएगा या फिर एसएससी वालों को नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आपकी मैथ वाली क्लास ऑलरेडी जो चल रही है वो तो चल ही रही है, उसके बावजूद एनटीपीसी और सीटेट दोनों आपका प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ और मैथ वाला भी डेली कराना संभव नहीं है। क्योंकि पहली बात तो मेरी अपनी भी मतलब ड्यूटी होती है, ड्यूटी भी देखना। दूसरी बात फिर आके अपनी भी तैयारी करना, और उसके बाद आप लोगों की भी तैयारी करना कि आज क्या पढ़ाना है, तो उसका फॉर्मेट तैयार करना कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर किस तरह के सवाल आ सकते हैं, उस चीज को तैयार करना। उसके बाद मतलब वीडियोस क्रिएट करना, ये सारी चीजें मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जो डेली हम मतलब कि डेली कोई इतना नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे कि मैथ वाला डेली का डेली आपका मैथ का वीडियोस आ ही रहा है। ठीक है। उसके बाद एनटीपीसी वाला एक दिन चलेगा, तो एक दिन जो है सीटेट वाला चलेगा। जैसे डेली आपको दो वीडियोस ठीक है मिलेंगी, एक आध दिन भाई गैप भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक आध दो दिन गैप हो जाए, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि डेली दो वीडियोस मिलेंगे। जैसे आज हमने बना दिया मैथ का एक वीडियो और सीटेट का प्रैक्टिस सेट, तो अगले दिन बनाएंगे मैथ का वीडियोस और एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है। इस तरीके से हम लोग चलेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलिए देखते हैं, और इसमें आपके केवल मैथ के क्वेश्चंस होंगे। चलिए, पहला है कि मैं दो अंकों की एक संख्या हूं। ठीक। उसके बाद लिखा है कि दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। दो अंकों की कोई एक संख्या है। ठीक है। दो अंकों की कोई एक संख्या है और इन पे दोनों जो अंक है ना वो क्रमिक अभाज्य है। मतलब क्रमिक का मतलब क्रम से आने वाले। ठीक है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का गुणज का मतलब 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। अंकों का जो योग होगा मतलब जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो 3 से भी कटने वाली होनी चाहिए और 4 से भी कटने वाली होनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन क्या दे दिया? 35, 13, 57, 23। 35, 13, 57 और 23। अब बताइए, यहां देखिए, एक यहां अभाज्य संख्या है क्या? एक तो न तो भाज्य होती और न अभाज्य होती, तो ये तो कहा है ना कि दोनों अभाज्य होनी चाहिए, ये तो कैंसिल हो गया, है ना। उसके बाद क्या है कि दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। देखिए 3 के बाद 5, ठीक है, क्रमिक अभाज्य संख्या है ना। 5 के बाद 7 आता है, ठीक है, ये भी है। 2 के बाद 3 आता है, ये भी सही है। ठीक है। लेकिन अगला जो ही स्टेप हम पढ़ेंगे कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का योग कितना आएगा? 8। देखिए 3 और 4 से कटने वाला होना चाहिए।
3 और 4 से दोनों से कटेगा क्या? 4 से तो कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, ये कैंसिल हो गया, है ना। 7 5 12, ये देखिए 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, यानी यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए चलिए अगला है कि 3 सही 1/2 में कितने 1/6 है ना। 3 सही 1/2 में कितने 1/6 हैं? तो अगर हम पूछें कि 8 में बताइए कितने 2 मिलेंगे, तो आप कहेंगे कि 8 में 2 का भाग कर दीजिए, या फिर ऐसे कर दीजिए कि 2 + 2 + 2 + 2, कितने 2 से मिलके ये बना है 8, तो 4 2 से, या फिर भाग कर दें डायरेक्ट, तो 2 चौके 8। तो इसमें भी तो वही काम करना है। कह रहा है कि 3 सही 1/2 में कितने 1/6 है? 3 सही 1/3 है, इसमें कितने 1/6 है? 1/6 का भाग कर दिया जाए, 3 3 का 9 1 10, 10/3 भाग है तो कैसे करते, इसको गुणा बदल देते और इसको पलट दिया जाता। 6/1, 3 दूना के 6, कितने आ जाएंगे 20, कितने आ जाएंगे 20, ठीक है। चलिए चलिए कह रहा है कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए। पिछली वीडियो बनाया गया है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, या फिर गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तमाम वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में पड़े होंगे, जो कि आपके टेट सीटेट में कितनी बार पूछा गया है ना। तो वो चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट में से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, उसका पूरा डिटेल। अब कह रहा है कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग बता दीजिए। आप क्या करेंगे, इसके गुणनखंडों का इसका गुणनखंड करेंगे, है ना। तो कह देंगे कि 3 सत्ते 21, अब गुणा 10 कर दिया जाए, तो 3 × 7 × 2, 3 × 7 × 5 × 2, यही होगा ना। अब इसमें क्या जाता है कि जैसे 3 दे दिया, इसको लिख लीजिए 3 - 1/3 - 1, ठीक। जितना पावर उससे 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है, गुणा 7 - 1, 7 - 1, जितना पावर उससे 1 बढ़ा दीजिए, 5 - 1/5 - 1, जितना पावर है उससे 1 बढ़ा दीजिए, और वैसे ही 2 की पावर 2 - 1/2 - 1, है ना। 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 8/2 बनेगा यानी 4। 49 - 1 48, 48/6 कितना आ जाएगा 8, गुणा 5 की पावर 2 25, 25 में से 1 गया 24, 24 बटा ये आ जाएगा 4, ये बन जाएगा 6। 2 दूना के 4, 4 - 1 3, 3/1 करेंगे तो 3, ये कंफर्म हुआ। अब क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, 4 × 8 32, 32 और गुणा 18, 32 गुणा 18, 18 दूना के 36, कैरी हुआ 3, 18 × 3 54, 54 और 3 57, कितना आ जाएगा 576, 576, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फास्ट किया जाए स्पीड को, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई जाए। अगला कह रहा है कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया,
एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलो सेव का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे और 1 और 3/4 किलो सेव का कुल मूल्य क्या है? देखिए, एक संतरे का दाम बताइए, एक संतरे का दाम है 5.5 रुपया, यानी 5 रुपया 50 पैसा, 5.5 भी कह सकते है ना। तो 1.5 दर्जन संतरे कितने खरीद रहा है? 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन का मतलब 18 संतरे, 18 संतरे। तो एक का दाम इतना, तो 18 का दाम कितना? तो 5.5 गुणा 18 कर लीजिए। 18 पचे 90, 9 बचा, 18 पचे 90 और 9 99, 99 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो संतरे का हो गया। अब पूछा है कि 1 किलो सेव का मूल्य, सेव की बात करें तो 1 किलो सेव का मूल्य कितना है? तो 80 रुपया है। तो पूछ रहा है कि 1 और 3/4, 1 और 3/4 का मतलब 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, या ऐसे समझ सकते हैं 1 किलो और 3/4 किलो। तो इतने का, तो इसको तो पहले सीधा सीधा बदल लीजिए, 4 एकम 4 3, 7/4 किलो का दाम पूछ रहा है। 1 किलो का दाम 80, तो 7/4 का दाम 80 गुणा 7/4, 20 चौका 80, 140। तो टोटल पैसा पूछ दिया है 9 और 14 और 9 23, 14 और 9 23, 239 रुपये, 239 रुपये। ठीक है, चलिए अगला है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, यहां महत्वाकांक्षी शब्द से क्या तात्पर्य है ना? महत्वाकांक्षी शब्द का मतलब क्या है? तो महत्वाकांक्षी का मतलब अगर जनरल भाषा में भी आप निकालते हैं तो महत्वाकांक्षी का मतलब जो आगे बढ़ने की इच्छा रखता हो, या जो आगे बढ़ने के लिए जिसमें ललक हो, है ना, यही होता है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो चौथा ऑप्शन सही है कि गणित के ऊंचे उद्देश्य को टारगेट करना, या ऊंचे लक्ष्य को टारगेट करना। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला है कि मेरे पास कुल 12 कलमें हैं, राधा के पास मुझसे 5 कलमें अधिक हैं, तो राधा के पास कितनी कलमें हैं? यह किस प्रकार की शाब्दिक समस्या है? यह किस प्रकार की शाब्दिक समस्या है? पहला है तुलनात्मक जमा, दूसरा है व्यवकलित जमा, तीसरा है तुलनात्मक घटा, और चौथा है व्यवकलित घटा। ठीक है, अच्छा देखिए, जब दो लोग हैं और सीधा ये मतलब कि बता दे रहा है कि मान लीजिए इनके पास 10 रुपया है, इनके पास जो है, इनसे बता दिया कि 5 रुपया अधिक है, यानी इनसे 15 रुपया है, तो कहीं ना कहीं ये तुलना कर रहा है। अगर हम कहें कि इनके पास, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, कह रहा है कि राधा के पास मुझसे 5, मेरे पास 12 कलम है। अगर राधा का निकालना होगा तो क्या करेंगे? 5 कलम अधिक है, इसका मतलब इससे 5 अधिक है, यानी इसके पास 17 कलम है। तो यहां पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन तो हो रहा है, तुलना तो हो रही है, लेकिन जमा वाली यानी जोड़ वाली तुलना हो रही है। ठीक है, तो तुलनात्मक जमा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही कह देता कि इतनी कम है तो ये तुलनात्मक घटा हो जाता। अब बात आती है कि व्यवकलित क्या होता? तो जैसे हम कह दिए कि मेरे पास 10 पेन थी, इसमें से मैंने दो राम को दे दी,
ठीक है। और कुछ दिन बाद या एक आध 2 दिन बाद मेरे पिताजी ने 5 पेन और दे दी, है ना। तो ये एक चक्र सा बन रहा है, मतलब हम इनको यहां से दे दिए। अगर 2 लोगों के बीच बात रहती तब तो ये सीधी सी बात आ जाती कि आपका तुलना हो रहा है, तुलनात्मक है। लेकिन यहां एक बार इनको दिया और फिर से इनको मिल भी गया दूसरे की तरफ से, तो ये होता है व्यवकलित। ठीक है। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या के बारे में सही नहीं है। पहला दिया कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। बड़े ही अच्छे तरीके से मैथ वाली वीडियो में क्लियर किया गया है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। अभाज्य संख्या के बारे में यह कहा जाता कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, न तो 2 से अधिक न तो 2 से कम। यानी ये वाला तो सही हो जाएगा, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है। दूसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बात सही है भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? विषम संख्याएं कौन कौन सी, सॉरी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? तो 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13। ठीक है। हम कह सकते कि ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। इस प्रकार से हम कह सकते कि ज्यादातर जो अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी की सभी अभाज्य संख्याएं विषम तो नहीं होती, क्योंकि 2 जो है सम संख्या है ना। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती, सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी यही वर्ड आपका गलत दिया गया। ठीक है। अगला दिया कि 36 के कुल कितने सम गुणनखंड हैं। 36 के कुल कितने सम गुणनखंड हैं? तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो 36 के कुल सम गुणनखंड निकालने के लिए या तो आप छोटी सी संख्या है आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या फिर पिछली वीडियोस भी इस पे पड़ी हुई हैं बहुत सारी, है ना। अगर जनरल तरीके से आप करना चाहें, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, तो आप कैसे कर सकते हैं? 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, और 9 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी, उसके बाद 36 से कटेगी। यही होगा। पूछा है कि सम गुणनखंड बताना है, यानी विषम वालों को नहीं लेना है। ये वाला हट जाएगा, ये वाला भी हट जाएगा, ये वाला भी हट जाएगा, बस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 6। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। और बाकी इसका तरीका बड़े ही अच्छे तरीके से वीडियोस में आप देख सकते हैं, वीडियोस में समझाया गया है पूरा डिटेल। जो आपका पूछ सकता है, जितना डीप से डीप पूछ सकता है, सब कुछ बता दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया गया कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है कि 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार समूहों में व्यवस्थित करें। ठीक है। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? ठीक है, एक चार्ट बना दिया या बता दिया कि एक रूम है और इसमें 25 टाइल्स व्यवस्थित करना है, 25 टाइल्स जो है व्यवस्थित करना है। तो इससे हमें किस अवधारणा का पता चलता है? किस अवधारणा का पता चलता है?
देखेंगे ऑप्शन से ही, अगर आप मेंसुरेशन पढ़े होंगे तो आप ऑप्शन से ही पकड़ सकते हैं। ये बताइए, टाइल्स लगाएंगे तो इसमें लंबाई चौड़ाई होगी, यानी 2D फिगर बनेगा, 2D ही होगा ना, 2D। अब ऑप्शन दिया कि पहला ऑप्शन है क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप, दूसरा है क्षेत्रफल परिमाप और आयतन, तीसरा है क्षेत्रफल आयतन और लंबाई, और चौथा है आयतन क्षेत्रफल और लंबाई। क्या कभी इस चीज का आयतन से कोई रिलेशन है क्या? इस चीज का कभी आयतन निकाला जा सकता है, या आयतन से इसका कोई रिलेशन है? तो नहीं है। आयतन तो 3D में आएगा ना, आयतन तो 3D में आएगा जिसमें ऊंचाई भी दे दिया जाए, तो आयतन की तो बात ही नहीं आती। इसका मतलब जितने ऑप्शन में आयतन है वो ऑप्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, पहला वाला ऑप्शन केवल बचेगा क्षेत्रफल गुणनखंड और परिमाप। क्षेत्रफल का मतलब बीच का एरिया, जब भी आपको टाइल्स निकालना होगा, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल पर ही लगाएंगे। दूसरी बात, जब टाइल्स की माप लेनी होगी तो इसके परिमाप के हिसाब से आप लेंगे, है ना, और कितने खंड में आप इसको बांटेंगे वो चीज इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि वैदिक गणित का उद्देश्य क्या है? वैदिक गणित का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है गणित के सूत्र याद करना, दूसरा गणित को रटना, तीसरा गणित में गति प्रदान करना, और चौथा ज्यामितीय प्रश्नों को हल करना, ठीक है। देखिए वैदिक गणित या फिर कहें वैदिक मैथ, ठीक है, तो वैदिक मैथ की बात अगर करते हैं तो ये वैदिक मैथ का उद्देश्य क्या होता है कि जैसे हम छोटी कक्षाओं में होते हैं तो बच्चों को क्या सिखाया जाता है? मैथ को थोड़ा पहले गणितीय संक्रियाएं सिखा दी जाती हैं, ठीक है ना, उसके बाद कहा जाता है कैलकुलेशन को फास्ट करना। आजकल लोग गणितीय वैदिक मैथ पे भी बड़ा फोकस कर रहे हैं, जिसको हम ट्रिक कहते हैं। ट्रिक एक दूसरी भाषा में समझिए, ट्रिक से तात्पर्य ले लीजिए। ट्रिक से तात्पर्य मतलब समझने के लिए ले सकते हैं, आखिर ये ट्रिक वैदिक मैथ है नहीं, ठीक है। तो ट्रिक का उद्देश्य क्या होता है? अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना। वैसे ही वैदिक गणित का उद्देश्य होता है कैलकुलेशन को फास्ट करना, यानी गणितीय संक्रियाओं में या गणना में गति प्रदान करना, स्पीड लाना, ठीक है। अब बात आती है कि वैदिक मैथ के वैदिक गणित के लेखक कौन है? तो स्वामी तीर्थ कृष्ण। अगला है कि निम्न में से कौन सी संख्या महत्तम है? निम्न में से कौन सी संख्या महत्तम? महत्तम का मतलब सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। तो पहला ऑप्शन दे दिया 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? 16, ठीक है। दूसरा दे दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 इसका स्क्वायर, तो 2 दूना के 4 दूना 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक। फिर अगला दे दिया कि 2 + 2 गुणा 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4 और 4 दूना के 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। उसके बाद 2 + 2 + 2 इसका होल स्क्वायर, 2 2 4 2 2 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो इसमें तो दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, है ना, दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, यानी इन दोनों को ले लेंगे। ऑप्शन सही से सेट नहीं किया गया है, ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। अगर इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता तो इसमें भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। ऑप्शन थोड़ा सा अच्छे से सेट नहीं किया गया है, ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए बाकी आप समझ रहे हैं ना। अगला दिया गया कि एक शिक्षक छात्रों को एक बॉक्स में 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, ठीक है, निरूपित करने के लिए कहता है। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिए हम फिगर बना दे रहे हैं, फिगर कैसे दिया गया है।
1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसमें दो भाग को कलर किया गया है ऐसे। फिर एक सर्कल दे दिया गया, ऐसे कर दिया गया। इसमें 3 भागों को कलर किया गया है। फिर एक सर्कल दे दिया गया और इसमें एक भाग को कलर किया गया है। और चौथे में भी ऐसे ही है, 2 भाग को कलर किया गया है। अब इसी में से आप ढूंढ सकते हैं। देखिए 1/8 मतलब 8 में से एक भाग को आपको लेना है। इसमें तो 2 भाग लिए जा रहे हैं, इसमें 3 भाग लिए जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हैं, उनमें से एक भाग को कलर किया गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू दर्शाई जा रही है 1/8 दर्शाई जा रही है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला दे दिया गया कि a स्टार b का मान जो है a² प्लस ab और प्लस b² है। b² है तो 3 स्टार 2। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान। a की जगह 3, b की जगह 2 आप रख दीजिए। इसमें a की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर 9, a गुणा b यानी 3 गुणा 2 6, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 10 और 9 19। कितना आ जाएगा? 19। बात क्लियर हुई? चलिए कह रहा है कि कुछ आमों का भार 3 किलोग्राम 150 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम और 600 ग्राम है। तो आमों का भार सेब से कितना अधिक है? कितना अधिक है ना? तो हमें क्या करना है, जैसे हम कहते हैं कि 10 जो है 7 से कितना अधिक है, तो हम घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि 3 अधिक है। घटा दीजिए। तो कह रहा है कि 3 किलोग्राम और 150 ग्राम। इसमें दिया कि 1 किलोग्राम और 600 ग्राम घटाना है। 150 में से 600 तो जाएगा नहीं। अब इससे एक हासिल ले लेते हैं। इससे एक हासिल ले लेंगे तो ये किलोग्राम है। अगर यहां पे आएगा तो ये एक ही दे सकता है ना, एक ही दे सकता है। जब ये एक हासिल देगा तो यहां आके ग्राम में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो 1000 बन जाएगा। तो 1000 और 150 पहले से 1150 हो जाएंगे। तो 1150 में से 600 घटाएंगे तो 550 बचेंगे, 550 ग्राम, ठीक है। और यहां बच गया 2 में से 1 गया 1, यानी 1 किलो 550 ग्राम। 1 किलो 550 ग्राम। इतने इजी सवालों को तो आप कर ही लेंगे। अगला है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या है? परिमाप क्या है? समचतुर्भुज की बात किया। समचतुर्भुज मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हों। और समचतुर्भुज की एक विशेषता और होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं और एक दूसरे को आधा आधा पर काटते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। कह रहा है कि ये पूरा 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 4, और इधर भी 4 है ना। ये 3 है तो ये भी 3, ये पूरा 6 है तो ये 3 3 में बढ़ जाएगा। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। जो लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे उनको तो देखते ही समझ में आ जाएगा।
देखते ही समझ में आ जाएगा कि अगर 6 दिया तो डायरेक्ट आधा कर देंगे, 8 दिया तो डायरेक्ट आधा कर देंगे, 3 आ गया, 4 आ गया, तो तीसरी वाली क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। कैसे? तो पाइथागोरस प्रमेय से एक रेशियो होता है 3:4:5, यानी अगर ये आधार हो, ये ऊंचाई हो, आधार या लंब कह सकते हैं, और ये विकर्ण हो, अगर इसका दोगुना करके बता दे हमें, मतलब इसको 6 बना दे, इसको 8 बना दे, तो इसको भी हम 10 बना देंगे। लेकिन ये तो सीधा सीधा आ गया 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। अगर ये 5 आ गया तो हम क्या करेंगे कि अब इसका परिमाप निकालना है, यानी 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा, क्योंकि भाई समचतुर्भुज है, मतलब ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो। तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा परिमाप? 20। सवाल में कुछ था ही नहीं, बस समझाने के लिए इतना जो है करना पड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वरना आप अगर थोड़ा पढ़े होंगे ना, तो आप ऐसे ही कर लेते होंगे। अगला दे दिया गया कि हिंदू अरबी संख्याओं में कितनी संख्याएं 3 अंकी हैं। हिंदू अरबी संख्याओं का मतलब जो संख्याएं हम लोग लिखते हैं, जो संख्याएं हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, इन्हीं को कहा जाता है हिंदू अरबी संख्याएं। ठीक है, तो कहा गया कि हिंदू अरबी संख्याओं में कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली हैं। 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, ऐसी संख्याएं निकालने के लिए आप करेंगे क्या? सबसे बढ़िया उपाय है कि सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की लिख लीजिए। क्या हो जाएगी? थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। चलिए, अगर हमें हिंदू अरबी संख्या 3 अंक की निकालनी है तो हम क्या करेंगे? पहले सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या निकाल लेंगे। क्या हो जाएगी? 999। और सबसे छोटी वाली संख्या निकाल लेंगे 100। ठीक है, इसको क्या करिए? घटा दीजिए। घटाएंगे तो इनके बीच की सारी संख्याएं 3 अंक वाली निकल जाएंगी। मतलब मेरे कहने का क्या है? मतलब मेरे कहने का ये है कि आप अगर ये सोचिए कि 1, 2, 3, 4 ऐसे, 99, 100, 101 ऐसे लिखेंगे, फिर 999 तक जाएंगे, तो कितने अंकों की 3 अंकों वाली संख्या कितनी है? 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं? तो बताइए, यहां से यहां तक अगर टोटल बात करें तो 999 संख्याएं होंगी। उसमें से हम क्या करें कि ये 99 संख्याओं को घटा लिया जाए। 99 संख्याओं को घटा लिया जाए तो 3 अंकों वाली संख्याएं जितनी होंगी मिल जाएंगी, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं कि 999 में से डायरेक्ट 100 घटा रहे हैं। 100 घटा रहे हैं तो सीधा सीधा मिल जाएगा ना 899। 899 100 घटाएंगे तो, और 100 चूंकि घटा लिए हैं, जो 3 अंक वाली संख्या है, तो एक अधिक कर दीजिए, या फिर इसी में ही आप कम कर दीजिए, है ना? 100 घटा लीजिए 899 और इसमें एक जोड़ लीजिए, यानी ये कितनी आ जाएंगी? 900। या फिर दूसरा तरीका हम क्या कह सकते हैं, उसी को मतलब अलग भाषा में, तो 999 आप लिखिए, और जितने अंक की कह रहा है ना, जितने अंक की कह रहा है उससे एक कम अंक की, 3 अंक की कह दिया तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, घटा दीजिए। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये हो जाएगा 900। बात क्लियर हो गई? तो या तो ऐसे समझिए या तो ऐसे समझिए, दोनों तरीका एक ही है, बस सोचने का अपना अलग अलग नजरिया है। चलिए, अगला दिया कि किसी संख्या को 24 से भाग देने पर 19 शेष आता है, तो उसे 8 से भाग देने पर कितना आएगा? 24 से भाग देने पर 19 शेष बचता है,
तो इसी संख्या को पूछा है कि 8 से भाग दिया जाए, तो आप क्या करिए कि जो शेषफल बच रहा है ना उसी को आप संख्या मान लीजिए, उसी को आप संख्या मान लीजिए। कह रहा है कि 24 से भाग दिया जाता है तो 19 शेष बचता है, तो जो शेष बचा उसी को संख्या मानेंगे, यानी 19 को ही संख्या मान लिए। तो कह रहा है कि उस संख्या में यानी 19 में 8 का भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा, तो 8 गुना के 16 बच जाएगा कितना 3, बच जाएगा कितना 3। ठीक, चलिए अगला 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर, इसको बदलना है। वो कह रहा है कि मीटर में सारा ऑप्शन दिया हुआ है, मीटर में दिया है, तो इसको अगर मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो कितना आएगा 500 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 500 सेंटीमीटर है यानी 5 मीटर बन जाएंगे। 50 मीटर ये पहले से है, प्लस 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर है ना। 5000 ये और 50 और 5 55, यानी 5055 मीटर, 5055 मीटर हो गया, यानी हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 5055 मीटर। चलिए अगला दे दिया गया कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग, 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। तो आप क्या करेंगे 10 दामे 100, या कह सकते हैं 2 के पावर 2 गुणा 5 के पावर 2, है ना, यही करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, योग निकालना है, तो 2 - 1 बटा 2 - 1 गुणा 5 - 1 बटा 5 - 1, यहां हो जाएगा जितना पावर उससे एक अधिक, जितना पावर उससे एक अधिक, 2 दूना 4 दूना 8, 8 - 1 7, 7 बटा 1 यानी 7 गुणा, अब 5 बचे 25 बचे 125, 125 में से 1 घटाएंगे तो 124 और बटा 4, 124 और बटा 4, तो 4 × 12 और 4 एकम 4, तो 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, कितना आ जाएगा 217, 217। ठीक है, चलिए आगे, यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो ऊपरी सतह पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, संभावना क्या है, संभावना भी कह सकता और प्रायिकता भी कह सकता है ना। तो उसके ऊपर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अगर हम पासे की बात करें तो एक लूडो के पासे में मैक्सिमम कितने अंक होते हैं, 1 हो सकता, 6 ही अंक तो होते, 6 से अधिक होता क्या, नहीं, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 और 6, यही होंगे। अब प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना आपको चाहिए, जो चाहिए उसकी संख्या, यानी हम कह सकते वांटेड बटा पूरे में से, क्या आप चाहते हैं और कितना में से, है ना। आप क्या चाहते हैं कि ऊपर अभाज्य संख्या आए, तो अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो 2 है, 3 है और 5 है, 3 अभाज्य संख्या है ना, 3, तो 3 चीजों को हम चाहते हैं, और कितने चीजों में से, तो 1 2 3 4 5 6 चीजों में से, क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 1/2, 1/2, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 13 के पावर 50 को 14 से भाग देने पर, यह भी आपका टॉपिक पढ़ा दिया गया है शेषफलपुर में।
इसमें बताना है कि शेषफल क्या होंगे। अगर आप बताइए इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो -1 कह सकते हैं, -1 कह सकते ना, है ना, -1 और इसके पावर 50 और बटा 14। अब बताइए माइनस के पावर कोई सम संख्या अगर दे दी जाए तो वो तो पॉजिटिव बन जाता है ना। तो इसके पावर सम संख्या है, 1 का 50 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन वो पॉजिटिव बन जाएगा अब, बटा 14। अब बताइए 1 में 14 का भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा, 1 तो शेष ही रह जाएगा, है ना। चलिए आगे, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, ऋणोत्तर का मतलब ऋण से इतर, मतलब जिसमें माइनस न लगा, है ना। तो पहला ऑप्शन दे दिया -2, ठीक है, तो -2 तो हो नहीं सकता, और ऐसा ही वर्ड यूज करके आपके सी-टेट के एग्जाम में पूछा गया है। टेट के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है लगभग, ठीक है। तो ऋणोत्तर कहे, चाहे अभाज्य संख्या डायरेक्ट पूछ दे या फिर ऋण संख्या पूछ दे, इसका एक और वर्ड होता है ऋण संख्या, तो हम कह सकते हैं कि वो कौन है, 2 है, ठीक है। तो सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या 2। उसके बाद कहा है कि यदि x बराबर 3 प्लस कणी में 8 हो तो x माइनस 1/x का मान बताइए, x माइनस 1/x का मान बताइए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू ऐसे है ना, तो 1/x की वैल्यू 1/x की वैल्यू निकालने के लिए इसी चीज को आप माइनस बना दीजिए, बस ये 1/x की वैल्यू निकल जाएगी, सॉरी 8 है, 1/x की वैल्यू ये निकल जाएगी। और ये कंडीशन कब होगी, जब इनका स्क्वायर का अंतर 1 आवे। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और कणी में 8 है तो ये बन जाएगा 8, 9 में से 8 क्या 1 आ जाएगा, अंतर 1, है ना। तो ये ऐसे कर सकते हैं, और अक्सर करके सवाल ऐसे ही दिया जाता कि वो सेट हो जाए इस पर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, x की वैल्यू अगर ऐसे हो प्लस में हो तो उसका साइन चेंज कर दीजिए, 1/x की वैल्यू मिल जाएगी। बताइए x की वैल्यू 3 प्लस कणी में 8 माइनस 1/x की वैल्यू 3 माइनस कणी में 8। अगर माइनस को चेंज करेंगे, माइनस को ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगा, और ये निगेटिव था तो पॉजिटिव बना देंगे, है ना। 3 से 3 कट जाएगा, या 3 - 3, है ना। कणी में 8 प्लस कणी में 8, 2 कणी में 8, 2 कणी में 8, यानी 1 माइनस 1 सॉरी x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कणी में 8, 2 कणी में 8, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। एक तो हम भुजा के हिसाब से भी निकाल लेते हैं, है ना, तमाम फार्मूले हैं आपके पास, या तो भुजा से निकाल लीजिए या फिर विकर्ण से डायरेक्ट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आपको डायरेक्ट विकर्ण से निकालना है तो जैसे भुजा का स्क्वायर करते हैं वैसे ही आप विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन उसके बाद उसको आधा कर दीजिए, ठीक है। विकर्ण यानी 10 दिया, 10 दाम में 100, 100 का आधा 50, 100 का आधा 50, ठीक है। चलिए अगला सवाल दे दिया गया कि पाई कैसी संख्या है। यह भी बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आया है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी जितने भी हमारे संकेत होंगे, पाई हो या कैपिटल जी हो या स्मॉल जी हो, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आएंगे, ठीक। चलिए यदि p का p% 36 हो तो p का मान क्या है, p का मतलब क्या है, गुणा p% यानी p/100 बराबर 36 है,
ठीक है। अगर इस 100 को उधर भेजें तो डायरेक्ट इधर गुणा में हो जाएगा, यानी 3600। पी स्क्वायर की वैल्यू 3600, तो एक पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 का 6 और डबल जीरो है तो एक सिंगल जीरो, 60 आ जाएगा। पी का मान क्या हो जाएगा, 60, यानी चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला दिया कि यदि 2 के पावर x गुणा 3 के पावर y गुणा 7 के पावर z बराबर 2352 है, 2352 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यही पूछा है ना, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक। अब इसका हम करेंगे खंड, क्यों, क्योंकि वहीं से तो x का जो 2 का जो पावर होगा वही तो x की वैल्यू बनेगी, तो खंड कर दीजिए 2352। इन्हीं तीनों संख्याओं से कटेगा, इतना ध्यान रखिएगा, जब ऐसी कंडीशन दे दे तो इन्हीं तीनों संख्याओं से कटेगा, इतना कंफर्म है। 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 सते 14, फिर 2 छके 12, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 अठे 16 और 2 अठे 16, फिर 2 से तो 2 दूना के 4, 2 नौ 18, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 सते 14, 3 है तो 3 से कटा लीजिए। अब 3 चौका 12 और 3 नवा 27, अब 7 से तो 7 सते 49। क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं हम कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 4 गुणा 3 के पावर 1 गुणा 7 के पावर 2। यक्स की जगह देखेंगे, तुलना कर दीजिए ना, तुलना करेंगे तो 2 के पावर यहाँ यक्स है, ये इससे वैल्यू आ रही 2 के पावर 4, यानी यक्स की जगह क्या आ गया 4, y की जगह 1 और z की जगह 2। इन्हीं तीनों को जोड़ के पूछा है कि जोड़ के क्या आएगा, 4 1 5 2 7, कितना आ जाएगा 7। x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 7। चलिए अगला कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय तो विक्रय का मतलब गुणा 2/3 है। ठीक है। विक्रय को अगर इधर गुणा में है, इधर लेके चले आए भाग में, तो ये बटा में आ जाएगा, यानी हम कह सकते क्रय बटा विक्रय बराबर 2/3, यानी क्रय मूल्य 2 रुपये में अगर खरीदा होगा तो बेच कितना में रहा है 3 रुपये में। कोई सामान आप खरीद कर 2 रुपये में और बेचेंगे 3 रुपया में तो आपको लाभ ही होगा या हानि, जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि हमें तो लाभ होगा। तो उसी लाभ को परसेंटेज में बदलना है, तो लाभ कितने का हो रहा है बताइए, 2 रुपये का सामान खरीद के 3 रुपया में बेचेंगे 1 रुपये का लाभ, और कहां से लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्रय मूल्य से होता है, जितना से आप खरीदे हैं तो इतना हो गया, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा भी कर देते, यानी 50% लाभ बन जाएगा, 50% लाभ हो जाएगा। या फिर 50% का मतलब क्या समझ रहे हैं, आधा। ठीक है, अगर 2 रुपया में 1 रुपया आप लाभ ले रहे हैं तो आधा का लाभ तो मिल रहा है ना। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण विधि का मुख्य श्रेय किसको है या किसको जाता है, तो ये है आपके R.A. फिशर, यानी कि रोनाल्ड फिशर। ठीक है, चलिए अगला दे दिया और लास्ट सवाल कि किसी संख्या का वर्ग करने पर कौन सी संख्या वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकती। किसी संख्या का अगर हम स्क्वायर करें तो कौन सी संख्या किसी संख्या का इकाई अंक मतलब लास्ट के अंक में नहीं आ सकती। ठीक है, अगर हम 1 का स्क्वायर करें
तो लास्ट में तो 1 आएगा ही आएगा। ठीक, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा लास्ट में, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करें तो 16 यानी 6 आएगा लास्ट में, 5 का स्क्वायर करें तो 25 यानी लास्ट में 5 आएगा, 0 का कर दें तो लास्ट में 0 आएगा। मतलब जिस संख्या के लास्ट में 0 हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, है ना। फिर 6 का स्क्वायर करें तो 36 आएगा, ठीक है, यानी 6। फिर 7 का स्क्वायर करें तो 7 7 49 यानी लास्ट का अंक 9 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 4 आएगा। देखिए कौन कौन सी संख्याएं किसी संख्या के वर्ग के लास्ट का अंक हो सकती हैं, तो 0 1 4 9 6 5 ये सारी हो सकती, लेकिन कौन नहीं हो सकती, तो एक तो 2 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, और दूसरी 3 नहीं हो सकती, तीसरी 7 नहीं हो सकती, और 8 नहीं हो सकती, है ना। तो कौन कौन सी संख्या है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं, मतलब किसी वर्ग की इकाई अंक नहीं हो सकती, तो 2 3 और 7 और 8, 2 3 7 और 8, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 0 2 1 5, 0 तो हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। यानी अगर हम कोई संख्या लिख दें 121, तो लास्ट वाली संख्या से पूछ सकता है कि ये किसी संख्या का वर्ग हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो 1 लास्ट में है तो 1 हो सकती है, होने वाली श्रेणी में है, ठीक ना। लेकिन अगर डायरेक्ट यहां 224 दे दिया, 222 दे दिया, तो लास्ट का अंक जो ही 2 आएगा, इसका मतलब वो किसी भी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकती। इकाई के अंक पे अगर ये चारों वैल्यू में से कोई आ गया तो वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये थे आपके आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस, जो कि में कुछ आए हुए भी थे और कुछ उनसे रिलेटेड भी थे, और कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी रखे गए थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और दूसरी बात कि इनसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको पिछली वीडियोस में मैथ वाला जो टॉपिक चल रहा है उसमें पढ़ा दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं वहाँ से पढ़ के, ठीक है। और इसमें कोई भी दिक्कत हुई होगी तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कैसा लगा ये भी बताइए, ठीक है। सो थैंक यू।